सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, गवर्नमेंट कॉलेज बानसूर। आज हम बीए थर्ड ईयर पब्लिक फाइनेंस में जो टैक्सेशन से संबंधित टॉपिक्स हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। पब्लिक फाइनेंस में कैनन्स ऑफ टैक्सेशन यानी कि कराधान के धर्म सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन मीन्स द फ्रेमिंग ऑफ एप्रोप्रिएट क्राइटेरिया इन द डेवलपमेंट ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर। इसका मतलब कि कराधान के जो धर्म सूत्र हैं, इसका तात्पर्य यह है कि टैक्स स्ट्रक्चर या कर संरचना के विकास के लिए जो पर्याप्त या संतृप्त क्राइटेरिया है वो कराधान के धर्म सूत्र कहलाते हैं। एडम स्मिथ वाज द फर्स्ट पर्सन हु गेव प्रिंसिपल्स ऑफ टू गवर्न ए साउंड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन 1776। एडम स्मिथ ने सबसे पहले कराधान के धर्म सूत्रों की व्याख्या की थी 1776 में। तो जो कराधान के धर्म सूत्र हैं ये ठोस कसौटियां हैं जिनका हर स्थिति में सरकार द्वारा पालन किया जाना चाहिए। ये एक ऐसे सूत्र हैं, इस तरह के ये ऐसे फॉर्मूले हैं जो समाज और अर्थव्यवस्था के बुनियादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। एडम स्मिथ ने सबसे पहले ये जो उन्होंने कराधान के धर्म सूत्रों की व्याख्या की। एडम स्मिथ के सूत्रों का मूल सार जानने के लिए कर प्रणाली के अपेक्षित उद्देश्यों पर ध्यान देना होगा। एडम स्मिथ चाहते थे कि अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में यथासंभव बढ़ोतरी तथा इसकी विकास दर में वृद्धि हो। उनका यह मत भी था कि निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में सदैव अधिक कार्यकुशल होता है। इस कारण आर्थिक विकास के लिए निजी क्षेत्रों की इस क्षमता का लाभ उठाया जाना चाहिए, लेकिन यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कर प्रणाली निजी क्षेत्रों की स्वतंत्र कार्य क्षमता में किसी भी प्रकार से बाधक न बने। यानी कि कराधान के सिद्धांत से हमारा तात्पर्य उन विशेषताओं या गुणों से है जो एक अच्छी कर प्रणाली में होने चाहिए। वास्तव में कराधान के सिद्धांत एक कर के प्रशासनिक भाग से संबंधित हैं। अब हम देखें तो सबसे पहले एडम स्मिथ ने 4 कराधान के सिद्धांत दिए थे। नंबर 1 कैनन ऑफ इक्वलिटी, नंबर 2 कैनन ऑफ सर्टेनिटी, नंबर 3 कैनन ऑफ इकोनॉमी और नंबर 4 कैनन ऑफ कन्वीनियंस। समानता का सिद्धांत, निश्चितता का सिद्धांत, मितव्ययिता का सिद्धांत और सुविधा का सिद्धांत। उसके पश्चात अन्य अर्थशास्त्री हुए। जो आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कराधान की सिद्धांत सूची में और सिद्धांतों को भी जोड़ा, जिसमें कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी, नंबर 6 कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी, नंबर 7 कैनन ऑफ इलास्टिसिटी और नंबर 8 कैनन ऑफ डाइवर्सिटी। यानी कि उत्पादकता का सिद्धांत, सरलता का सिद्धांत, लोच का सिद्धांत और विविधता का सिद्धांत दिया। इस प्रकार 4 जो सिद्धांत दिए थे वो एडम स्मिथ ने दिए थे और बाकी के 4 जो सिद्धांत दिए हैं वो आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने दिए हैं। तो सबसे पहले हम इन 4 सिद्धांतों की व्याख्या करेंगे। एग्जाम में जब भी कैनन ऑफ टैक्सेशन के बारे में आए कि कैनन्स ऑफ टैक्सेशन या कराधान के धर्म सूत्र क्या हैं, तो हमें 8 सिद्धांतों की व्याख्या करनी होती है। और जब एडम स्मिथ के कैनन्स ऑफ टैक्सेशन यानी एडम स्मिथ के कराधान के धर्म सूत्रों की व्याख्या कीजिए, तब हमें केवल एडम स्मिथ के 4 सिद्धांतों की व्याख्या करनी है, जो कि हैं कैनन ऑफ इक्वलिटी, सर्टेनिटी, कन्वेंस और इकोनॉमी। तो सबसे पहले देखते हैं हम कैनन ऑफ इक्वलिटी यानी कि समता का धर्म सूत्र। समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत बताता है कि कराधान का बोझ करदाताओं के बीच समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए। यानी कि टैक्सेस इम्पोज्ड शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द इंडिविजुअल्स एबिलिटी। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति कितना बोझ सह सकता है उसके अनुसार ही कराधान लगाया जाना चाहिए।
एडम स्मिथ ने कहा कि राज्य के संरक्षण के बिना कोई भी आर्थिक इकाई आय अर्जित नहीं कर सकती। साथ ही एडम स्मिथ का दृष्टिकोण यह था कि किसी व्यक्ति की आय उसकी करदेय क्षमता के साथ सीधा संबंध रखती है। अतः करदेय क्षमता है जो आय के स्तर के साथ घटनी बढ़नी चाहिए। जिस व्यक्ति में करदेय क्षमता अधिक है, यानी कि जिस व्यक्ति की आय अधिक है, उस पर करदान अधिक होना चाहिए, और जिस व्यक्ति की आय कम है, उसके करदेय योग्यता कम है, उस पर कम कर लगाए जाने चाहिए। तो पहला सिद्धांत था समानता का सिद्धांत या कैनन ऑफ इक्वलिटी। नंबर 2, निश्चितता का सिद्धांत, कैनन ऑफ सर्टेनिटी। कैनन ऑफ सर्टेनिटी कहता है कि किसी व्यक्ति को जो कर देना होता है वह निश्चित होना चाहिए, न कि मनमाना। यानी कि कर प्रणाली निश्चित होनी चाहिए, और ये बात बहुत ही सुदृढ़ है। एडम स्मिथ के अनुसार भुगतान का समय, भुगतान का तरीका, भुगतान की जाने वाली मात्रा, यानी कि कर देता योगदानकर्ता के लिए यानी कि करदाता के लिए स्पष्ट होनी चाहिए। द अमाउंट टू बी पेड, द टाइम एंड द मेथड ऑफ पेमेंट शुड बी क्लियर। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अनिश्चितता नहीं हो। यानी कि इसका मूल लक्ष्य यह है कि जो कर देता है उसकी कर की सभी प्रकार की कर की देयता, कर का भुगतान करने का तरीका, कर की दरें, कर का भुगतान का समय, भुगतान का तरीका सभी प्रकार का स्पष्ट होना चाहिए। उनमें किसी भी प्रकार की अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एडम स्मिथ कहता है कि कर कर्मियों को थोड़ी सी छूट देने से भी करदाता के लिए पैदा होने वाली अनिश्चितता बहुत अधिक हानिकारक होती है। इसलिए कर देयता की थोड़ी सी भी अनिश्चितता कर प्रणाली में बहुत बड़ी असमानता उत्पन्न कर सकती है। इसलिए कैनन ऑफ सर्टेनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, मितव्ययिता का सिद्धांत यानी कि कैनन ऑफ इकोनॉमी। कैनन ऑफ इकोनॉमी कहता है कि मितव्ययिता के सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि कर जमा करने की लागत यथासंभव न्यूनतम होनी चाहिए। कोई भी कर जिसमें उच्च प्रशासनिक लागत और मूल्यांकन में असामान्य देरी और करों के उच्च संग्रह से पूरी तरह बचा जाना चाहिए। यानी कि मितव्ययिता बढ़ती जानी चाहिए। इसमें जो तीसरा सूत्र है, इसमें सरकार की कर वसूली की लागत न्यूनतम होनी चाहिए। ऐसे करों से बचना चाहिए जिनमें अनावश्यक विस्तार के कारण उगाने में या कर संग्रह करने का कार्य कठिन हो, लागत अधिक बैठ होती हो। ऐसे करों से बचना चाहिए। ऐसे करों से समाज पर कर का भार तो पड़ता है ही, साथ ही सरकार को भी एक पर्याप्त कर राशि जुटाने में कठिनाई होती है, उत्पादन क्षमता को क्षति होती है, और परिणाम ये निकलता है कि करों की चोरी की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए मितव्ययिता का सिद्धांत बहुत ही आवश्यक सिद्धांत है। और नंबर 4, कैनन ऑफ कन्वीनियंस, सुगमता का सिद्धांत यानी कि करों को इस तरह से लगाया और एकत्रित किया जाना चाहिए कि यह न केवल करदाता को बल्कि सरकार को भी सबसे बड़ी सुविधा प्रदान करे। यानी कि इसमें सभी को सुविधा हो। करदाता की कर की अदायगी का समय और विधि, कर प्रणाली यथासंभव करदाता की सुविधा के अनुकूल होनी चाहिए। अर्थात सरकार को यह प्रयत्न करना चाहिए कि करदाता अनावश्यक परेशानी में ना पड़े। इस प्रकार एडम स्मिथ के जो चारों सिद्धांत हैं, समानता का सिद्धांत, निश्चितता का सिद्धांत, मितव्ययिता का सिद्धांत और सुगमता का सिद्धांत या सुविधा का सिद्धांत, ये चारों सिद्धांत कर प्रणाली के लिए एक महत्वपूर्ण बेस का कार्य करते हैं, महत्वपूर्ण एक आधार का कार्य करते हैं। ये सिद्धांत निश्चित रूप से सभी आधुनिक सरकारों पर लागू होने चाहिए। ये करदान के लिए बुनियादी सिद्धांत हैं। इसके पश्चात जो आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने सिद्धांत दिया है वो है, उसमें पहला सिद्धांत आता है उत्पादकता का सिद्धांत। उत्पादकता का सिद्धांत यानी कि कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी या कैनन ऑफ एडिक्विटी, उत्पादकता या पर्याप्तता का सिद्धांत। उत्पादकता का सिद्धांत कहता है, यह सिद्धांत चार्ल्स बेस्टेबल ने दिया था। तो जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री चार्ल्स बेस्टेबल के अनुसार करों का उत्पादक
या लागत प्रभावी होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी कर से होने वाली राजस्व उपज के एक बड़े आकार की होनी चाहिए। इसके अलावा इस सिद्धांत में कहा गया है कि केवल उन करों को लगाया जाना चाहिए जो समुदाय के उत्पादक प्रयास में बाधा नहीं डालते हों, अर्थात इसमें राजकोषीय सामर्थ्य या पर्याप्तता का सूत्र भी कह सकते हैं। कर राजस्व से इतनी प्राप्ति होनी चाहिए कि सरकार अपने व्यय की पूर्ति के लिए, उधार लेने के लिए या ऋण लेने के लिए या नई मुद्रा छापने के लिए बाध्य न होना पड़े। स्पष्ट है कि इस सूत्र से कर भिन्न राजस्व की मात्रा में संभावित घटी बढ़ी या वृद्धि और कमी को अनदेखा किया गया है। यानी कि इतनी अधिक प्रोडक्टिविटी हो, इतना अधिक करों से पैसा सरकार के पास, मुद्रा सरकार के पास जाए कि सरकार को किसी अन्य किसी प्रकार के साधन पर भार न पड़े, अन्य प्रकार के साधन पर आधारित नहीं होना पड़े। नंबर 6 है सरलता का सिद्धांत। सरलता का सिद्धांत यानी कि कैनन ऑफ सिंप्लिसिटी। कर प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति सरलता से और आसानी से कर प्रणाली को समझ सके, ताकि कर अदायगी की गणना बिना किसी परेशानी के कर सके और करों को भुगतान सरकार को कर सके। यानी कि आजकल कई देशों में कर प्रणालियां बहुत अधिक जटिल हो गई हैं। इसमें अनेक प्रकार की हानियां उत्पन्न होती हैं। कर देयता की अनिश्चितता के साथ साथ कर कार्मिकों की मनमानी करने की छूट करदाताओं की कर चोरी के अवसर बढ़ाती हैं। ईमानदार करदाताओं को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। करदाताओं और सरकार के पास कानूनी झगड़े बढ़ जाते हैं। इसलिए जो कर प्रणाली है, इसका मूल लक्ष्य ये हो कि कर प्रणाली बिल्कुल सरल हो, सिंप्लिसिटी हो। सरकार विभिन्न प्रकार के संशोधनों के द्वारा कर प्रणाली को इस प्रकार से बनाए कि प्रत्येक व्यक्ति करों को आसानी से समझ सके और उनका भुगतान सरकार को कर सके। नंबर 7 जो सिद्धांत है वो है लोच का सिद्धांत, कैनन ऑफ इलास्टिसिटी। लोच का सिद्धांत कहता है कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों को इस सिद्धांत को बहुत महत्व देते हैं। इस सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि एक कर में लचीलापन व लोचदार होना चाहिए। इसे इस तरह से लगाया जाना चाहिए कि करों की दर को स्थिति के अनुसार बदला जा सके। जब भी सरकार को धन की आवश्यकता होती हो तो उसे उस कर दरों को बढ़ाने के माध्यम से किसी प्रकार के हानिकारक परिणाम उत्पन्न किए बिना यथासंभव आय बढ़ाने में सक्षम होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सरकार कर की दरों को कम या ज़्यादा कर सकती है अपनी आवश्यकता के अनुसार, लेकिन करों की दरों के परिवर्तन का समाज पर किसी भी प्रकार का हानिकारक परिणाम उत्पन्न नहीं होना चाहिए। यानी कि कर प्रणाली की विशेषता होनी चाहिए कि कर की दरों में और सीमा क्षेत्रों में परिवर्तन के द्वारा कर राजस्व में कमी वृद्धि की जा सकती हो। Canon of elasticity means that yield from taxation should grow along with increase in population and development of economy। यानी कि टैक्सेशन जनसंख्या और विकास के अनुसार वृद्धि कर सके, ऐसी कर प्रणाली होनी चाहिए। और लास्ट जो सिद्धांत है वो है विविधता का सिद्धांत। विविधता का जो सिद्धांत है इसमें कहा गया है कैनन ऑफ डाइवर्सिटी में कि कराधान गतिशील होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि एक देश की कर संरचना या जो कि टैक्स स्ट्रक्चर है, एक या दो करों की बजाय प्रकृति में गतिशील या विविधता होनी चाहिए। एक कर ढांचे में विविधता लाने से आबादी के अधिकांश क्षेत्रों की भागीदारी बनेगी। यानी कि कैनन ऑफ डाइवर्सिटी इम्प्लीज दैट देयर शुड बी ए वैरायटी ऑफ टैक्सेस सो दैट इट कैन टच ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यानी कि टैक्सेशन में, कर प्रणाली में इतनी अधिक विविधता हो कि समाज के सभी वर्गों पर इसका प्रभाव पड़े, कोई भी वर्ग इससे अछूता ना रहे, ताकि कर प्रणाली सबको समान रूप से प्रभावित करे। यानी कि सरकार का किसी एक कर पर निर्भर होना बहुत अधिक हानिकारक हो सकता है। विविधता रहित कर प्रणाली का सबसे बड़ा दोष ये होता है कि इसमें राजस्व में कमी आ सकती है। राजस्व की ये अनिश्चितता राजकोष के लिए चिंता का कारण बनी रहती है।
इस प्रकार की कर प्रणाली में समाज के कुछ भागों के लिए अन्यायपूर्ण होने की प्रबल संभावना होती है। इसके विपरीत कर प्रणाली में विविधता रहने पर किसी एक कर के संभावित घाटा सीमित रहता है, परंतु यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि करों की संख्या का अत्यधिक होना भी ठीक नहीं रहता है। बहुत अधिक मात्रा में कर होना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे करों की वसूली की लागत बढ़ जाती है और मितव्ययिता का या इकोनॉमी का जो सूत्र है वो भंग हो जाता है। और साथ ही यह भी याद रखना चाहिए कि प्रत्येक कर स्वयं में सरल होना चाहिए। तो ये जो थे ये कैनन्स ऑफ टैक्सेशन थे, कराधान के सिद्धांत थे, जो कि हमने 8 सिद्धांत पढ़े। और इन सब सिद्धांतों का जो मेन निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि कराधान के ये सिद्धांत अच्छी कर नीति की आवश्यक अंग माने जाते हैं। दुर्भाग्य से वास्तविक दुनिया में एक ऐसी आदर्श कर प्रणाली शायद ही कभी देखी जाती हो, लेकिन एक कर प्राधिकरण द्वारा कराधान के उपरोक्त सिद्धांतों को लगातार बनाए रखना चाहिए ताकि एक आदर्श कर संरचना का निर्माण किया जा सके, क्योंकि ये जो कर प्रणाली है ये एक आदर्श कर संरचना के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। The canons of taxation have a sound philosophy behind them. It has deep impact on the economic policy of the government. तो ये तो हमारे थे ये टैक्सेशन के जो कैनन्स थे, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। ये 8 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं और इनको पूछा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टैक्सेशन है, इनका ध्यान रखना बहुत अधिक आवश्यक है। जब एग्ज़ाम में एडम स्मिथ के कैनन्स पूछे जाएं या एडम स्मिथ के धर्म सूत्र या एडम स्मिथ के सिद्धांतों के बारे में पूछा जाए तो केवल हमें 4 सिद्धांतों का अध्ययन करना है। और जब संपूर्ण कैनन्स ऑफ टैक्सेशन के बारे में क्वेश्चन आए तो हमें 8 सिद्धांतों का अध्ययन करके और लिख करके विस्तारित रूप से बता के आना होता है। अब हम देखते हैं कराधान की जो कर प्रणाली है इसके प्रकार, और इसके प्रकारों में 3 जो प्रकार हैं ये अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं: प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव एंड डिग्रेसिव टैक्सेस। तो एक कर क्या है? कर एक अनिवार्य भुगतान है जो एक व्यक्ति, परिवार या फर्म द्वारा सरकार को बिना किसी प्रतिफल की आशा से दिया जाता है। जब करों को लोगों की भुगतान क्षमता के आधार पर लगाया जाता है तो उन करों में न्यायशीलता का उनकी स्थिति कहा जाता है, अर्थात धनी वर्ग पर अधिक निर्धन वर्ग पर कम कर लगाया जाना। जब समान स्तर के व्यक्तियों पर समान कर का भुगतान किया जाता है तो उसे क्षतिज समानता कहते हैं। वहीं आर्थिक रूप से सशक्त लोगों पर ज़्यादा और कम धनी लोगों पर कम कर का भुगतान किया जाए तो उसे ऊर्ध्वाधर समानता कहते हैं। तो ये जो टैक्स है उसके बारे में 2 प्रकार के जो कर बताए गए हैं, एक ऊर्ध्वाधर समानता, एक क्षतिज समानता। जब प्रत्येक व्यक्ति पर समान कर लगाया जाए तो क्षतिज समानता। जब सशक्त लोगों पर, धनिक वर्ग पर ज़्यादा और कम धनी व निर्धन व्यक्तियों पर कम कर का भुगतान किया जाए तो उसे हॉरिजेंटल या ऊर्ध्वाधर समानता कहते हैं। अब हम इनको देखें तो सबसे पहला जो कर आता है वो आता है रिग्रेसिव टैक्सेशन। अब रिग्रेसिव टैक्सेशन के बारे में हम बात करें कि रिग्रेसिव टैक्सेशन क्या है, तो रिग्रेसिव टैक्सेशन है कि यदि एक कर की दर आय में वृद्धि के साथ क्रमशः घटती जाए तो उसे प्रतिगामी कर प्रणाली कहते हैं। यानी कि जब ध्यान देने योग्य बात है, नाम से स्पष्ट है, रिग्रेसिव यानी कि जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट का मतलब कि जब कर की दर में वृद्धि के कर की दर आय में वृद्धि के साथ घटती जाए, यानी कि जब आय बढ़े तो कर की दर लगातार घटती जाए तो उसे रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। ये जो रिग्रेसिव टैक्स है इसमें करों का वास्तविक भार धनी वर्ग की अपेक्षा निर्धन व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है। इस कर प्रणाली में उच्च आय अर्जक की तुलना में निम्न आय अर्जक से आय का बड़ा प्रतिशत कर के रूप में लिया जाता है। प्रतिगामी कर प्रणाली अधिक आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। यानी कि एक शब्द में हम कहें तो ये जो कर प्रणाली है, ये कर प्रणाली समाज में असमानता को बढ़ावा देती है। The rate of taxation decrease as the tax base increase. टैक्स बेस बढ़े और टैक्सेशन कर की दरें घटा दी जाए तो उसे कहते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन। It means if the rate of taxation diminish as the income or property increase, it is the regressive taxation. Tax are
अनरिलेटेड टू द टैक्स पेयर एबिलिटी। टैक्स पेयर की जो एबिलिटी है उसके साथ ये निश्चित रूप से इनका विपरीत रूप से संबंध होता है, विपरीत रूप से इनका संबंध रहता है। यानी कि जब कर की दरें बढ़ती हैं तो कर आय बढ़ती है तो कर की दरें घटती हैं। डायग्राम के रूप में हम देखें तो जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है कर की दर है प्रतिशत के रूप में घटती जाती है। जब आय 10 लाख थी तो कर की दर 30%, जब आय बढ़कर के 20 लाख हुई तो कर की दर 20%, और जब आय बढ़कर के 30% हुई तो कर की दर 10% रह जाती है। इस प्रकार जो रिग्रेसिव टैक्सेशन प्रणाली है ये हमेशा विपरीत दिशा में आगे बढ़ती है। अब हम सेकंड देखते हैं, प्रोपोर्शनल टैक्स, आनुपातिक कर प्रणाली। आनुपातिक पर कर प्रणाली क्या होता है, इसमें हम देखें कि यदि कर की दर आय में परिवर्तन के साथ भी परिवर्तित ना हो, यानी विभिन्न आय वर्गों के करदाताओं के लिए एक ही दर एक समान हो, तो ऐसी कर प्रणाली को आनुपातिक कर प्रणाली कहते हैं। इसमें आय के प्रत्येक स्तर पर कर की दर एक समान होती है। यह करों में न्यायशीलता के सिद्धांत का पालन नहीं कराती है, अमीर और गरीब पर समान कर का बोझ आरोपित करती है। यानी कि मैंने पहले वाले रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम में बताया था कि कर की दरें बढ़ती आय बढ़ने पर कर की दरें घटती हैं, दैट इज असमानता लाती हैं। प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम में सभी पर समान रूप से कर लगाया जाता है, चाहे गरीब व्यक्ति हो या अमीर व्यक्ति, सब पर समान कर लगाने से भी असमानता बढ़ती है। यानी कि प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम इज वन एट विच द रेट ऑफ टैक्सेशन रिमेन्स कांस्टेंट एज द टैक्स बेस चेंज। टैक्स बेस के चेंज होने पर भी टैक्स की जो रेट है वो सेम रहती हो। द रेट ऑफ टैक्सेशन रिमेन्स द सेम फॉर ऑल इनकम, लार्ज और स्मॉल, सभी के लिए समान। दिस हैज़ बीन एडवोकेटेड बाई क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ड्यू टू इट्स सिंपल एंड यूनिफॉर्म नेचर। क्लासिकल अर्थ इकोनॉमिस्ट इसके बारे में इन दलीलें दी थी क्योंकि उस समय इतनी अधिक असमानता नहीं थी, तो सभी पर समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए था। बट क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स इन इलास्टिक नेचर, इट एनहेंस इनइक्वलिटी। लेकिन इसके लॉ सिद्धांत की हमेशा आलोचना की जाती है और ये समाज में इनइक्वलिटी या असमानता को बढ़ाता है। यानी कि किसी भी प्रारंभिक छूट के बिना सभी पर, पूरे समाज पर एक ही आधार पर एक ही दर से कर दे लगाया जाए तो उसे बोलते हैं हम आनुपातिक कर प्रणाली। इसका नाम आनुपातिक, अनुपाती, समानुपातिक, समानुपातिक कर प्रणाली किसी भी रूप में कह सकते हैं हम। आय चाहे कितनी हो सब पर 30% की दर से कर लगाया जा रहा है। क्षैतिज रेखा के रूप में आती है कर की दर, स्थिर कर की दर से लगाया जाता है तो उसे कहते हैं हम आनुपातिक कर प्रणाली। ये भी समाज के लिए उचित नहीं है। अब नंबर तीसरा जो है वो है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, दैट इज़ द इम्प्लीफाइड इन इंडिया। इंडिया में इसी को लागू किया जा रहा है। इसमें क्या होता है, यदि आय में वृद्धि के साथ कर की दर में भी वृद्धि हो जाए तो ऐसी कर प्रणाली को प्रगतिशील कर प्रणाली कहते हैं। इस प्रकार कर का वास्तविक भार धनी व्यक्तियों पर अधिक और निर्धन व्यक्तियों पर कर कम पड़ता है। ये एक बेहतर कर प्रणाली है क्योंकि करों के भुगतान में न्यायशीलता का सिद्धांत अपनाया जाता है। कर का बोझ धनी व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है, निर्धन व्यक्तियों पर कम पड़ता है। ये एक आदर्श कर प्रणाली है जिसको भारत में अपनाया जाता है। In this tax system, the rate of taxation increase as the tax base increase. It means the rate of taxation increase as the income increase. Universally accepted system, सभी पूरे देश विश्व में यही सिस्टम अपनाया जा रहा है कि जब इनकम बढ़े तो टैक्स रेट बढ़े, और ये आदर्श सिस्टम है। इट इज़ द आइडियल सिस्टम। It is the based on the application of principle of diminishing marginal utility of income and ability to pay. जैसे जैसे जो एबिलिटी टू पे घटती जाती है वैसे वैसे जो एबिलिटी है, टैक्स रेट है, वो घटती चली जाए। सेटिस्फाई द कैनन ऑफ इकोनॉमी एंड कैनन ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये जो सिद्धांत है ये इकोनॉमी और प्रोडक्टिविटी के सिद्धांत को भी प्रति समर्पित करता है, सिद्धांतों का समर्थन करता है। हम देख रहे हैं 5 लाख रुपए तक की कर की आय 10% की दर से, 10 लाख रुपए होने पर 20% की दर, 15 लाख रुपए होने पर 30% की दर से कर लगाया जा रहा है। यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम लागू है। यानी कि इस प्रकार का जो सिद्धांत है इसमें
कर की सीमांत दर से कर लगाया जाता है। जिन अधिक आय वाले करदाताओं की कर देयता अधिक होती है उन पर करारोपित जो कर है वो अधिक मात्रा में लगाया जाता है। जिनकी कर देय क्षमता कम होती है उन पर कम मात्रा में कर लगाया जाता है। तो ये था प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम। अब जो लास्ट होता है वो डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। यह एक ऐसी कर प्रणाली है जिसमें प्रारंभ में कर की दर आय बढ़ने के साथ बढ़ती है, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद कर की दर स्थिर हो जाती है, चाहे आय कितनी भी अनुपात में क्यों ना बढ़े। तो इसमें प्रगतिशील और आनुपातिक कर प्रणाली का मिश्रण है, यानी कि प्रारंभ में प्रगतिशील प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है, उसके बाद प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम है। ये ऐसे देशों में लागू है या इसको लागू करने का मूल तर्क ये है कि प्रारंभ में जो निर्धन वर्ग है उस पर कम भार पड़े, लेकिन जब व्यक्ति एक निश्चित आय सीमा को पार कर जाता है तो उसमें उस अधिक आय बढ़ाने के प्रति कम दुर्भावना जागृत ना हो, इसलिए डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम को अपनाया जाता है कि एक निश्चित सीमा से अधिक बढ़ने के पश्चात बाद समान आनुपातिक कर प्रणाली लागू कर दी जाए। यानी कि इफ द रेट ऑफ टैक्सेज इंक्रीज फास्टर देन इनकम बट टुवार्ड्स ए फिक्स्ड मिनिमम रेट, दीज टैक्सेज आर माइल्डली प्रोग्रेसिव बट नॉट वेरी स्टिफ। तो ये जो टैक्स सिस्टम है ये इसमें एक शुरू में प्रगतिशील है, 10 किलो आय पर 10 लाख 20 लाख रुपए की आय पर 20% की दर, और उसके बाद ये आनुपातिक कर प्रणाली बन जाती है कि 30 लाख 40 लाख होने पर भी 20% की कर की दर ही निश्चित रहती हैं। तो इस प्रकार ये 4 सिस्टम थे। इन चारों सिस्टमों में बताया गया है प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, डिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल टैक्स प्रणाली क्या होती है, किस प्रकार से लागू की जाती है, ये डायग्राम के द्वारा हमने समझा। तो ये 2 जो टॉपिक थे उनमें मैंने सबसे पहले बताया कैनन्स ऑफ टैक्सेशन जो कि 8 सिद्धांत हैं, और उसके पश्चात जो कर प्रणाली के प्रकार हैं, करों के प्रकार हैं वो 4 प्रकार हैं। ये अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीए 3rd ईयर में जो पब्लिक फाइनेंस है उसका ये टॉपिक है। इनका बहुत अधिक अच्छे तरीके से अध्ययन किया जाए तो बहुत अधिक अच्छे मार्क्स आते हैं। तो ये दोनों टॉपिक्स अपने बहुत अच्छे तरीके से हमने अध्ययन किया इनका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।